नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज से कर सकती है यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह अलग होने का ऐलान। डर से यूरोपीय बाजार पिटे, एशिया बाजारों की भी मिलीजुली शुरुआत। जीएसटी की सबसे बड़ी मुश्किल खत्म, डुअल कंट्रोल पर सरकार और राज्यों के बीच बनी सहमति। जीएसटी लागू करने की नई डेडलाइन 1 जुलाई तय। तीसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दर्ज किया 8,000 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा। पेटकेम एबिटा भी उम्मीद से बेहतर। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले, मुश्किल वक्त में भी कंपनी ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। ग्रोथ पर भारी पड़ सकती है नोटबंदी। आईएमएफ ने 2016-17 का ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 6.6% किया। और स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से शुरू होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। नोटबंदी से लेकर ट्रंप की नीतियों तक का मुद्दा छाए रहने के आसार। और आज सुबह सवेरे देख लेते हैं भारतीय बाजारों के लिए क्या संकेत है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी। कल की रेंज बाउंड ट्रेड के बाद आसार यही है कि आज एक उछाल के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। 8,440 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ लगभग 13.5 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ क्या मूड बन रहा है एसजीएक्स निफ्टी की चाल को देखकर, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एशिया बाजारों में हमने देखा है मिला जुला सा ही मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन तमाम क्यूज के बीच हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की ओर से क्या राय बन रही है, आज का ट्रेड कैसा रहेगा। उनका मानना है कि निफ्टी में आज आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो वो कौन से संकेत है जो इन्होंने पढ़े हैं जिसके चलते तेजी या फिर खरीदारी के सौदे आज एक्टिव रहेंगे, ये सब हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज बाजपेयी। नीरज, कल अमेरिकी बाजार तो बंद थे, लेकिन यूरोप में जिस तरह का मूड बना है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, दो बड़े इवेंट होने वाले हैं जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट का सेटअप बन रहा है। पहला इवेंट तो ये है कि जो ब्रेक्जिट है उसका रोड मैप सामने आपके रखा जाएगा। थेरेसा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आज ये बताएंगी कि किस तरीके से वो अलग हो जाएंगी, पूरी तरीके से उसके मार्केट को शेयर नहीं करेंगी, ट्रेड पूरी तरीके से अलग होगा। लोगों का ये मानना है वहां पे एक्सपर्ट्स की बहुत हार्ड डिसीजन होंगे, बिल्कुल क्लियर कट अपना अलग रास्ता ब्रिटेन अपनाएगा, जिसकी वजह से वहां का मार्केट थोड़ा सा शेक हुआ। दूसरी तरफ ट्रंप शुक्रवार को अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे और वहां से भी बड़ी खबरें आने वाली है। तो ये दो बड़े इवेंट थे जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में इसका असर देखने को मिला। अच्छी बात यह रही, जैसे आपने बताया कि मार्टिन लूथर किंग डे की वजह से यूएस मार्केट कल बंद थे, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, अदरवाइज वो भी गिरते क्योंकि कमजोरी बनी हुई है। क्योंकि जो करेंसी मार्केट है वो पूरी तरीके से जिटर कर रही, जो अभी पूरी तरीके से इन दो इवेंट्स के ऊपर हावी नहीं हो रही। लेकिन जैसे ये इवेंट खत्म होंगे फिर आप देखें, क्योंकि चाइना लगातार पुश कर रहा है अपनी करेंसी को, और कल देखिए पाउंड 3 महीने के नीचे पहुंच गया क्योंकि वो ब्रेक्जिट का इवेंट आना। तो इन दो इवेंट के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। तीसरी तरफ देखिए आप, तो यूएस में नंबर शुरू हो चुके हैं, यानी अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है। हालांकि नंबर्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट जरूर होगा। लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो स्टिमुलस मिलना है, जो बड़े ऐलान टैक्सेस पे होने यूएस में, वो ड्राइव करेंगे पूरे ग्लोबल मार्केट को। क्योंकि कल उन्होंने जर्मन कार कंपनीज को भी धमकी दी कि आपके ऊपर भारी टैक्स, 35% तक टैक्स लगेगा अगर इंपोर्ट की गई अमेरिका में जर्मन कारें। तो ये जो पूरा ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेड, पूरा जिसको कहते हैं ट्रेड पॉलिटिक्स, वो बदल रही है, वो पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है। और करेंसी इसमें एक बहुत अहम फैक्टर है जो चाइना प्ले कर रहा है। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। लेकिन आप देखिए, जो करेंसी की बात नीरज कर रहे हैं, पाउंड 3 महीने के लोस पर आ चुका है और यही वजह है कि यूरोपीय बाजारों में कल हमने मार काट मचती हुई दिखाई थी। खासतौर से अंत नेगेटिव जोन में हुआ है और एशिया पर भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अब भारतीय बाजार इसको कैसे पढ़ेंगे? हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल, गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार खासकर यूरोप से तो संकेत तक कुछ खास तेजी का है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज खरीदारी का दिन हो, ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग हर्षदा। 2 वजह है। एक तो कल जिस तरह से जीएसटी को लेकर बात आगे बढ़ी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। दूसरा ये कि घरेलू फंड्स की तरफ से फिर से खरीदारी के आंकड़े आते हैं दिखे। और तीसरा ये कि लगातार 8,400 के ऊपर 3 दिनों तक हमने बंद दिया है, यानी कि बाजार कमजोर हो नहीं रहे। होना चाहिए तो कल शायद अच्छा दिन था कि बाजार एक अच्छा करेक्शन दिखाते हैं, लेकिन
फिर भी मजबूती दिखा रहे हैं और ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। दिक्कत एक ही है कि अभी भी FIs की बिकवाली है, थोड़ी बिकवाली का दबाव कम जरूर हुआ है, और दूसरा ये कि पुट कॉल रेशियो काफी ऊपर के लेवल पर है। तो दो चीजें की जा सकती है। एक तो ये कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे जैसे आप 8,475, 8,500 के नजदीक पहुंचेंगे, वहां पर बाजार ओवरबॉट होते हुए दिखेंगे और एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फिर एक करेक्शन का इंतजार किया जाए। दूसरी बात है कि 3 दिनों से 8,375 ये अहम लेवल है जिसके नीचे बाजार नहीं जा रहा है। तो लगभग उन्हीं लेवल के आसपास 8,370-75 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में खरीदारी का मौका इंट्राडे में बन सकता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये जरूरी होगा कि 8,375 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, उसके नीचे जाने के बाद बाजार में इंट्राडे के लिए आपसे तेजी की पोजीशन न रखे, क्योंकि फिर 40-50 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। ऊपरी स्तरों पर 8,450, 8,475 ये टारगेट्स दिन के लिए बन सकते हैं। दूसरी एक और बात है बैंक निफ्टी को लेकर, जहां पर लगातार 7 दिनों से अच्छी तेजी होती दिख रही है और पॉजिटिव क्लोज मिल रही है, वो ज्यादा मजबूती दिखा रहा है। तो ऐसे में 18,900 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में भी अभी भी तेजी में बना रहा जा सकता है 19,300 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तेजी का मूड और खासकर जो भारतीय बाजारों में ट्रिगर्स होंगे उसी पर फोकस किया जाए। अनिल कह रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को थोड़ा सा मार्केट इंडियन मार्केट नजरअंदाज जरूर कर सकता है। अब क्या रेंज दिखाई दे रही है चार्ट्स पर भी इसका जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर है निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालों के। विकास नमस्कार, बताइए आप आज क्या ट्रेड करना चाहेंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग हर्षदा। जैसे कल एक रेंज देखी जा चुकी नीचे में 83-70 के आसपास जब भी जाता है वहां से एक बाउंस बैक आ रहा है, बट अपसाइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 8440, 8420 ये एक अपसाइड में देखा जा चुका है। तो मेरी राय से यहाँ पे अगर निफ्टी गैप अप भी हो रही है यहाँ पे 12-20 पॉइंट से ऊपर में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो 8440, 8450 के ऊपर के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे में वापस 8340, 8350 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं निफ्टी में बिकवाली करके चले, 8,340 का टारगेट होगा। कौन से शेयरों पर आपकी नजर है और यहाँ पर आपकी क्या राय रहेगी, खरीदारी या फिर बिकवाली की? हर्षदा, मुझे दो स्टॉक पे लग रहा है कि एक डॉक्टर रेड्डी है जहाँ पे कल एक सेलिंग प्रेशर देखा जा चुका था। टेक्निकली मुझे लगता है वहाँ पे एक वीक साउंड कर रहा है। यहाँ से नीचे मुझे लगता है 2900 के टारगेट यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी पे आ सकते हैं। अप साइड में 3020 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2900 के टारगेट के लिए यहाँ पे इंट्राडे के लिए प्ले कर सकते हो। दूसरा स्टॉक जो है जिसमें एक सीमेंट सेक्टर में है इंडियन सीमेंट, उसमें मुझे लगता है कि लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी हो रहा है और एक ब्रेकआउट भी आ चुका था। स्टॉक एक अच्छे खासे रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है वहां पे एक बाय कॉल लेके जा सकता है अपसाइड में 142 के टारगेट और नीचे में 131 के स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो एक तेजी का कॉल इंडिया सीमेंट पर खरीदारी 142 का टारगेट, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में मुनाफा वसूली के संकेत साफ बनकर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहें शॉर्ट की पोजीशन भी खड़ी कर सकते हैं 2,900 के टारगेट के लिए। सोनम मेहता के पास चलते हैं, उन्होंने कुछ और ट्रेडर्स से बात भी की है। सोनम, बताइए क्या राय? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आज कॉल्स भी मिले जुले ही है। सबसे पहला कॉल बिकवाली का है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा ने पेट्रोनेट LNG को बेचने की सलाह दी है। लक्ष्य 350 रुपए का है, स्टॉप लॉस 370 रुपए का रहेगा। दूसरा कॉल है KR चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया का, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 163 रुपए 50 पैसे का है, तो स्टॉप लॉस 157 रुपए 50 पैसे का रहेगा। और तीसरा कॉल है मैक्स ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के आशुतोष सन्ना का, जिसने भारतीय एयरटेल खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 326 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 313 रुपए का लगाइए। ये कॉल 1 से 2 दिन का है। तो कुछ तेजी के कॉल्स और कुछ मंदी के कॉल्स आते हुए तो मिला जुला क्रम देखने को मिलेगा। लेकिन एक शेयर जिस पर आज सभी की नजरें हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा पेश किया है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टैंड अलोन मुनाफा देखें तो 4% ये बढ़ा 8,022 करोड़ पर आया है। नतीजों को बेहतर से समझते हैं, नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कैसे देखना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड मुनाफा उससे बाजार कुछ उत्साहित रहेगा? बिल्कुल उत्साहित रहना चाहिए। जैसा कि हम कल भी कह रहे थे कि सरप्राइज करेगा। हमारा जो अनुमान था बाजार का 7850 करोड़ का, उससे बेहतर मुनाफा पेश किया है तमाम कठिन परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि क्रूड मार्केट में बहुत उथल पुथल रही पिछले क्वार्टर में, उसके बावजूद बेहतर नतीजे पेश कर पाई कंपनी। ये हाइड्रोकार्बन की शेयर से, यानी जो ऑयल मार्केट है उसकी वजह से खास तौर पे इन्होंने प्रेजेंट किया। तो प्रॉफिट जैसा कि आप देख रहे हैं 8,000 करोड़ से ज्यादा आया, वो एक सिग्निफिकेंट है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है, पेटकेम मार्जिन आप देखिए वहां पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये एक सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत इन्वेंट्री गेन था, लेकिन
मार्जिन इंप्रूव कर पाना, बनाए रख पाना जरूरी था। अगर आप इनका जो मार्जिन देखेंगे बैरल के हिसाब से तो वो 10.8 आया है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। हमारा अनुमान हालांकि थोड़ा सा उससे ऊपर था कि $11 से ऊपर शायद GRM आ सकता है, लेकिन क्लोज टू 11 आया, विच इज गुड, क्योंकि पहले से बेहतर हुआ है। दूसरा, जो कैपेक्स को लेकर के बड़ी चिंता होती थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फर्दर किसी कैपेक्स की जरूरत नहीं है, सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट था। दूसरा, अगर इनके दूसरे बिजनेसेस जो रिटेल और टेलीकॉम में देखिए, टेलीकॉम में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, 6 लाख कस्टमर पर डे के हिसाब से एडिशन हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं 100 मिलियन कस्टमर्स के, मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होंगे। जो ग्रोथ है, अब तक 7 करोड़ 20 लाख से ऊपर इनके कस्टमर हो चुके हैं, जबकि 4 से 5 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था। रिटेल में आप देखिए 47% की ग्रोथ दिखाई उन्होंने, और उनका मानना है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ग्रोथ और तेज बढ़ी, क्योंकि पेमेंट्स और ज्यादा ऑनलाइन हो गए, तो जो ऑर्गेनाइज रिटेल है उसको फायदा होगा। तो नेट रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बाजार इसको सैल्यूट करेगा। जी हाँ, सैल्यूट जरूर करेगा मार्केट इन नंबर्स को। और साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं कि आलोक अग्रवाल कंपनी के CFO ने क्या हाइलाइट्स दिए इन नतीजों पर। Our hydrocarbon business had record financial performance, and a standalone profit of 8,022 crores is not just a quarterly record, it's the first time our net profits on a standalone basis have exceeded 8,000 crores. On a consolidated basis, excluding exceptionals, we also have another record in profits at 7,506 crores. और इन नतीजों को देख FII ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है। और मैं आपको बता दूं फटाफट, CLSA कहता है कि रिलायंस इनका टॉप पिक है, खरीदारी की राय इनकी बरकरार है। वहीं डॉयचे बैंक ने भी कहा है आप खरीदारी करके चले, और इनका टारगेट है 1235 का। तो ये स्टॉक रहेगा आज सभी के रेडार पर। भले ही GRMs ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं देखने को मिला हो, लेकिन प्रॉफिट का बड़ा सरप्राइज और पेटकेम बिजनेस में जो बढ़त देखने को मिली है उससे बाजार जरूर उत्साहित होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि CNBC आवाज जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। दूसरे कौन से शेयर होने चाहिए आपके रेडार पर, ये आपको बताएंगे, और साथ ही साथ GST पर बनी सहमति का पूरा अपडेट भी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल CNBC आवाज पर। आप देखिए SGX निफ्टी इशारा कर रहा है कि आज शुरुआत थोड़ी सी मजबूत रहेगी। यहां पर करीब 13-14 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 8,445 के आंकड़े के आसपास SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन फोकस है स्टॉक्स पर। और कौन से काउंटर्स आज एक्शन में रहेंगे, रिलायंस की हमने बात की, लेकिन दूसरे कौन से शेयर हैं जो फोकस में रहने चाहिए। हेमंत घई हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए हेमंत। डेल्टा कॉर्प पर नजर रखिए हर्षदा। आज के दिन देखिए आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, और कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद इन्होंने एक्सचेंजेस को यह सूचना दी है कि गैंगटॉक सिक्किम में इनको जो कैसीनो शुरू करना था उसके लिए लाइसेंस मिल गया है। कैसीनो इनका तैयार था, लाइसेंस का इंतजार था, अब वो आ चुका है, तो अब ये जल्द शुरू होता हुआ दिखेगा। फोर्टिस हेल्थकेयर, फोर्टिस मलार, इन दोनों कंपनियों पर रखिएगा नजर। देखिए डाइची सांक्यो के साथ इनका एक विवाद चल रहा था, मामला आर्बिट्रेशन में फंसा हुआ था। डाइची सांक्यो का ये कहना था कि इन्होंने जो डील की थी रैनबैक्सी की वो गलत तरीके से की थी, और उन्होंने 2,500 करोड़ रुपए की मांग की थी इस कंपनी से। अब मजे की बात यह है कि जो फोर्टिस मल्हार के प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी फोर्टिस में बेचना चाहते थे। इसके लिए टीपीजी से बातचीत चल रही थी, बाजार मानकर चल रहा था कि वो डील जल्द होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब ये ट्विस्ट आ गया है पूरी मामले में, और डाइची सांक्यो ने एक नया मसौदा जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कर दिया और कहा है कि ये डील दरअसल नहीं होनी चाहिए। तो देखना होगा आज शेयर में किस तरह का करेक्शन देखने को मिलता है। टीम लीज जो हाल ही का आईपीओ था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यहां पर एक खबर आई है कि इन्होंने 8.25 करोड़ रुपए खर्च करके बेंगलुरु की एक कंपनी है जो आईटी स्टाफिंग में काज करती है उसको खरीद लिया है। आपको याद होगा जब ये कंपनी का आईपीओ आया था तब भी इन्होंने कहा था कि करीब करीब 25 करोड़ रुपए का बजट है इनका एक्विजिशंस करने के लिए, तो उसी दिशा में चलता हुआ और पिछले 7 महीने में 3 एक्विजिशंस ये कंपनी कर चुकी है। इसके अलावा आज घरेलू स्टील कंपनियों पर नजर रखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, कुछ हद तक टाटा स्टील भी, और वो इसलिए क्योंकि
खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार एक ऐसी नीति तैयार कर रही है कि भारत में अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनना है, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनना है, तो उसमें घरेलू स्टील की ही जरूरत आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग का खबर है। कई देश इस तरह के नीतियां बना चुके हैं और भारत भी अगर इस तरह की नीति बनाता है तो यहां की स्टील कंपनियों के लिए फायदेमंद खबर है। छोटी मझौली स्टील कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन इसी खबर के चलते दिखा सकती हैं। साथ ही हिंदुस्तान जिंक पर भी रखिए नजर, वेदांता ग्रुप की ये कंपनी है और देखिए तीसरी तिमाही में जो माइंड मेटल प्रोडक्शन है वो 44% तिमाही दर तिमाही बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये एक अच्छी खबर हिंदुस्तान जिंक के लिए। वैसे भी पिछले कई दिनों से ये तमाम शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। शुक्रिया हेमंत इस जानकारी के लिए। तो तमाम स्टॉक्स जिनमें आज हरकत जरूर देखने को मिलेगी। डेल्टा कॉर्प, फोर्टिस हेल्थ केयर, इसके लिए ऑफकोर्स एक नेगेटिव खबर है। टीम लीज, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंदुस्तान जिंक पर आप रखें नजर। इन एक्शन वाले शेयरों के अलावा एक और क्षेत्र है या फिर एक सेगमेंट है जहां निवेशकों के लिए पैसे बनाने का पूरा मौका मिल रहा है। मैं बात कर रही हूं सरकारी कंपनियों का ईटीएफ। जी हां, सीपीएसई ईटीएफ एक जो नया ईटीएफ है और दूसरा ईटीएफ है वो आज से खुल रहा है। इस ईटीएफ में 10 बड़ी सरकारी कंपनियों के शेयर शामिल किए जाएंगे और याद रखिए रिटेल निवेशकों को शुरुआत में ही 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और अब बात करते हैं जीएसटी की। आखिरकार डुअल कंट्रोल पर सहमति बनी और जीएसटी की बात आगे बढ़ गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अब 1 जुलाई तक जीएसटी लागू करने की कोशिश की जाएगी। डुअल कंट्रोल पर यह तय हुआ है कि 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले करदाताओं में से 90% की असेसमेंट का अधिकार राज्य का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जबकि 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले जितने भी करदाता हैं उन्हें असेसमेंट के लिए केंद्र और राज्य के बीच आधा आधा बांट दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लगाने के का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होगा। कि जो 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं 90% का राज्य करेंगे, 10% का केंद्र करेगा और जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं वो आधे राज्य करेगा, आधे केंद्र करेगा। इसके साथ साथ जो सिद्धांत नॉर्मल इस पे लागू होगा, आईजीएसटी पे भी वो लागू होगा, जिसमें एक अपवाद ये होगा कि अगर राज्यों का आपस में विवाद है तो फिर उसका असेसमेंट केंद्र करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली बहुत भरोसा जता रहे हैं, मगर सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बात में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी पास कराने के लिए अभी काफी काम बाकी है। जीएसटी की डेडलाइन के बारे में क्या आपका राय है सर? 1 जुलाई तक भी बताएंगे, क्योंकि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो इतना भारी काम सामने पड़ा है, उस काम के लिए बहुत समय लगेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस है जीएसटी, लेकिन वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 1 जुलाई से इसे लागू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बीच नोटबंदी जैसे फैसले की वजह से आने वाले 2 वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ को तगड़ा झटका लग सकता है। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर अब 6.6% कर दिया है, जबकि FY 17-18 के लिए ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 7.2% कर दिया है। इसके उलट चीन का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर अब 6.5% कर दिया है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन आगे एक मॉर्निंग कॉल में देखेंगे कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन। और अब कमोडिटी मार्केट के एक्शन के लिए बात कर लेते हैं कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता से। हिमांशु, सोने में हम देख रहे हैं थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ती हुई, तेजी आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है ब्रेक्जिट की तरफ से और नए यूएस इलेक्टेड प्रेसिडेंट की जिस तरह से इस वीक में इनॉग्रेशन स्पीच है, उस सब के चलते थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में और आज के लिए तेजी की ही सलाह रहेगी। 28,400 के लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है। 28,550 तक के टारगेट्स के लिए 28,300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और कच्चा तेल, क्योंकि ये $55 के ऊपर कारोबार कर रहा है। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट तेजी के ही बने हुए हैं और हमने देखा कि लोअर लेवल्स पे $52 के नीचे से एक अच्छी दोबारा से रिकवरी देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी तेजी की ही सलाह रहेगी।
3540 के लेवल्स पर एमसीएक्स पे लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट करने की सलाह रहेगी 3500 तक के 3600 के टारगेट तक के लिए, और 3520 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। तो तेजी की पोजीशन कच्चे तेल और सोने में रखिए, ये आज के लिए सलाह है। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए। लेकिन आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के दिग्गज नेता और कॉर्पोरेट स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर डावोस पहुंच गए हैं। डावोस से टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान बता रही हैं कि क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्य एजेंडा इस बारी और भारत की तरफ से कौन कौन शामिल होने वाला है इस बैठक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग यहां डावोस में 17 तारीख को शुरू हो जाएगी और भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अर्जुन पानागरिया। करीब 90 लोगों की कॉर्पोरेट डेलीगेशन है, राहुल बजाज से लेकर एन चंद्रशेखरन, विशाल सिक्का, जहां पर बात करेंगे इंडिया स्टोरी के बारे में, सवालात किए जाएंगे डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में। एक खास सेशन जो होगा 17 तारीख को वो है चाइना के शी जिनपिंग का। वो पहली बारी यहाँ डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस कर रहे हैं। काफी चर्चा होगी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को लेके कि किस प्रकार से यूएस की जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, किस प्रकार से जो इंपोर्ट बैरियर्स की बात की जा रही है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को घटाने की बात की जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ग्लोबल ग्रोथ को और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, उस पर भी काफी चर्चा यहाँ पर होगी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहाँ हैं। आंध्र प्रदेश का बड़ा स्टॉल लगा है यहाँ पे और वो भी आशा कर रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो अपने स्टेट में ला पाए यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से वार्तालाप करके। तो हम आपको खबर देते रहेंगे यहाँ डावोस की एनुअल मीटिंग से और बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज आपके लिए तमाम वो अपडेट्स लेकर आएगा डावोस से सीधे। लेकिन फिलहाल इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआत तो अच्छी रही थी लेकिन 8437 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। तो देखेंगे आगे का दिन कैसे पैन आउट होता है। लेकिन याद रखिए ब्रेक के बाद आपके लिए हाजिर करेंगे आपका पसंदीदा शो स्टॉक 2020, जहां पर आज के ट्रेड की तैयारी हमारे दोनों कप्तान आपके लिए तैयार करेंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।